होटल राजमहल एपिसोड 112। आयुष आएगा। विशाल और दिव्या दोनों अब और परेशान हो जाते हैं कि आयुष कोई आम इंसान नहीं बल्कि जाने माने नेता का बेटा है, तो हम उसे होटल राजमहल तक किस तरह ले जा पाएंगे। तभी कुछ सोचते हुए दिव्या ने कहा, विशाल, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। क्यों ना इस मामले में हम दोनों पुलिस वाले बनकर उसके घर जाए और उसे होटल राजमहल आने के लिए कहें। अगर वो नेता का बेटा है तो वो किसी भी कीमत पर पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहेगा और हो सकता है इसी डर से वो वहां पर आ भी जाए। हाँ, ये काफी अच्छा आइडिया है, विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा। आखिर में विशाल और दिव्या जयपुर में पॉलिटिशियन राम सिंह महेश्वरी के घर के लिए निकल गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने सीधा आयुष से बात करनी शुरू कर दी। हाँ भाई, तू ही है आयुष? विशाल ने जाकर पुलिस वालों के अंदाज में आयुष से पूछा। हाँ जी, मैं ही हूं, लेकिन आप लोग यहां पर क्या कर रहे हो? ओह, तो आप मेरे डैड से मिलने आए हो? एक मिनट, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूं। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा, मगर तभी विशाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे बरखुरदार, आपको इस वक्त कोई गलतफहमी हुई है। हम आपके डैडी जी से नहीं बल्कि आपसे ही मिलने आए हैं। मुझसे? लेकिन आपको मुझसे क्या काम है? सुमन चौहान, ये नाम सुना है कभी? विशाल ने रौबदार आवाज में आयुष से पूछा। सुमन का नाम सुनते ही आयुष के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। आखिर इन दोनों पुलिस वालों को इस सुमन के बारे में कैसे पता चला? उसने कभी सुमन के बारे में किसी को कानो कान कोई खबर नहीं होने दी थी। यहां तक कि उसके दोस्तों को भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में सुमन नाम की कोई लड़की थी। मैं किसी सुमन वुमन को नहीं जानता। लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है, आयुष ने घबराते हुए कहा। अगर उसके पापा को इन सब बातों के बारे में पता चल गया तो वो आयुष को घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल करियर पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते। अब इतना भी झूठ मत बोलो आयुष बाबा। हमें पता है कि तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा था। तुमने उससे शादी के लिए बात की थी और उसके बाद तुम शादी से मुकर गए। क्या तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? दिव्या ने आयुष की आंखों में आंखें डालकर पूछा। जी 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 नहीं। आयुष इस वक्त पूरी तरह से स्पीचलेस हो चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और क्या नहीं। उस लड़की ने अपनी जान दे दी और अपने सुसाइड नोट में उसने तुम्हारा नाम लिखा है। हम तुम्हें गिरफ्तार करके पूछताछ करने के लिए आए हैं। अब चलो हमारे साथ। ये सुनते ही आयुष को ऐसा लगा जैसे उस पर जोर की बिजली गिर गई हो। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे। अगर सुमन ने आत्महत्या कर ली है तो इसका मतलब यह है कि अब उसे जेल जाना पड़ेगा। विशाल और दिव्या के सामने रौब दिखाते हुए आयुष ने कहा, आखिर तुम लोग मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? क्या तुम लोग जानते हो कि मैं किसका बेटा हूं? मैंने अभी डैड को बता दिया ना तो तुम्हारी वर्दी तक उतर जाएंगी। आयुष की धमकी सुनकर दिव्या और विशाल भी कुछ देर के लिए सकपका गए। वो नहीं चाहते हैं कि यह मामला इतना तूल पकड़े और बात आयुष के पापा तक पहुंचे, जो कि एक नेता हैं। मगर इसके बावजूद भी विशाल ने कहा, हाँ हाँ, बुला ले जिसको बुलाना है। हम भी देखते हैं कि वो कौन सा बाप होगा जो खुद राजनीति में होने के बावजूद अपने बेटे को बचाने की हिम्मत करेगा। तुम्हारे पापा को भी तो पता है कि अगर उन्होंने तुम्हारा साथ दिया तो उनका कितना नुकसान होगा। तुम्हें तो जेल होगी ही, मगर उनके हाथ से उनकी गद्दी भी चली जाएगी। इसलिए हमें कोई डर नहीं है। जाओ, जिसको बुलाना बुला लाओ। विशाल की बात सुनकर आयुष के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो जानता है कि विशाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसने घबराते हुए अपने घर में चारों तरफ देखा और फिर थोड़ी धीमी आवाज में विशाल से कहा, अरे भाई साहब, आप तो ऐसे ही नाराज हो गए। आप कहते हैं तो मैं आपके चाय नाश्ते का थोड़ा इंतजाम करवा देता हूं। बताइए, आपकी चाय नाश्ते की कीमत क्या होगी?
ये बात सुनकर दिव्या और विशाल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और आयुष को लगा कि शायद उसका ये प्लान काम कर गया है। मगर तभी विशाल ने गुस्से में अपना डंडा पटकते हुए कहा, रिश्वत, वो भी पुलिस वाले को? जानते हो कि तुम कितने टाइम के लिए अंदर हो जाओगे? अब तो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब अरे अरे नहीं 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 भाई साहब, आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कुछ मतलब ले देकर ये मामला कहीं पर रफा दफा हो सके तो इसमें हम दोनों का फायदा होगा ना। आपकी भी जेब गर्म हो जाएगी और मेरा भी कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी आप जैसा कहेंगे वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। आयुष ने एक खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा। इस वक्त उसे जैसे तैसे करके विशाल की बात माननी ही पड़ेगी। उसकी बात सुनकर विशाल और दिव्या कुछ देर के लिए शांत हो गए और उसके बाद विशाल ने कहा, ठीक है, तुम कहते हो तो हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें आज रात 11 बजे होटल राजमहल आना होगा। होटल राजमहल? लेकिन वहां पर क्या है? आप मुझे वहां पर क्यों बुला रहे हैं? उन दोनों की बातें आयुष को थोड़ी अटपटी लग रही हैं। ये तो हम तुम्हें वहीं पर बताएंगे, मगर तुम आज रात ठीक 11 बजे वहां पर पहुंच जाना। इसके बाद दिव्या ने विशाल की तरफ देखकर कहा, अरे चलो अब यहां से। अगर ये लड़का आज रात 11 बजे नहीं भी आता है तो भी हम इसे गिरफ्तार करने कल वापस पहुंच जाएंगे, और अगर ये कहीं भाग गया तो इसके प्यारे डैडी जी को सब कुछ बता देंगे। उसके बाद ये जाने और इसके डैडी जी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगे, मगर तभी आयुष ने उन्हें रोककर कहा, नहीं 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 नहीं, आप लोग ये सब कैसी बातें कर रहे हैं? अब मैं कह रहा हूं ना कि मैं आज रात होटल राजमहल पहुंच जाऊंगा, तो आपको कल यहां पर आने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप मुझे जो करने के लिए बोलेंगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो आज रात ठीक 11 बजे होटल राजमहल पहुंच जाना। इतना कहकर विशाल और दिव्या वहां से चले गए और आयुष उन्हें जाते हुए देखता रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आज रात को होटल राजमहल में दिव्या और विशाल उसके साथ क्या करने वाले हैं, मगर वहां पर जो कुछ भी होगा, कम से कम उसके डैडी को तो इस पूरे किस्से के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और उसे सिर्फ इसी बात का सुकून है। वहीं दूसरी तरफ दिव्या और विशाल रात 11 बजते ही होटल राजमहल में आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि होटल राजमहल की सारी लाइट बुझी हुई है और वहां पर गहरा अंधेरा छाया हुआ है। वहां पर सिर्फ एक खिड़की खुली है जिससे चांद की रोशनी अंदर आ रही है। अभी विशाल और दिव्या अपने रिसेप्शन डेस्क पर आकर बैठे ही है कि तभी अचानक से उन्हें एक बार फिर किसी के खिलखिलाने की और हंसने मुस्कुराने की आवाजें सुनाई देने लगी। दिव्या और विशाल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वो जानते हैं कि ये आवाज कहां से आ रही है और इसका क्या मतलब है, लेकिन इस बार वो दोनों वहां पर नहीं जाना चाहते। वो जानते हैं कि एक बार आयुष यहां पर आ जाएगा और सुमन अपना बदला पूरा कर लेगी, तब सुमन के साथ साथ श्रुति की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए वो दोनों श्रुति को आराम से अपनी जगह पर खेलने देते हैं। मगर तभी अचानक से उसके हंसने मुस्कुराने की आवाजें चीखों में बदल जाती है। बचाओ बचाओ माँ, पापा बचाओ। उसके चीखने और चिल्लाने की आवाजों को सुनकर दिव्या और विशाल काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत उसी कमरे की तरफ भागते हुए जाने लगते हैं जहां से वो आवाज आ रही है। उस कमरे के बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि श्रुति ऊपर हवा में लटकी हुई है और उसके हाथों और पैरों पर जगह जगह जख्मों के निशान हैं। तभी अचानक से एक अदृश्य शक्ति उसकी गुड़िया को उठाती है और उसकी गर्दन मरोड़ देती है। उस गुड़िया के साथ साथ श्रुति की गर्दन भी अपने आप मुड़ती जा रही है और वो दर्द में बुरी तरह से चीख रही है। तभी दिव्या और विशाल को उसके अंदर से किसी के हंसने की आवाज आने लगती है। वो समझ जाते हैं कि ये सब कुछ सुमन का किया धरा है। नहीं
दिव्या उस मासूम बच्ची को इस तरह दर्द में तड़पते हुए नहीं देख पा रही है। विशाल, विशाल प्लीज कुछ करो विशाल, मैं ये सब नहीं देख पा रही हूँ, प्लीज कुछ करो। विशाल के लिए भी ये सब कुछ देख पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वो तुरंत भागते हुए आगे बढ़ता है, मगर तभी एक उड़ता हुआ चाकू आकर सीधा उसके पैरों के आगे जमीन में धंस जाता है। विशाल के बढ़ते हुए कदम तुरंत अपनी जगह पर रुक जाते हैं। छोड़ दो श्रुति को, विशाल ने चिल्लाते हुए कहा। और अगर मैं इसे ना छोड़ू तो क्या कर लोगे तुम? श्रुति के अंदर छुपी हुई सुमन ने हंसते हुए कहा। तुम जैसा कह रही हो हम वैसा कर रहे हैं ना, तो फिर तुम इस छोटी बच्ची को तकलीफ क्यों दे रही हो? दिव्या ने चिल्लाते हुए कहा। इसने मेरा मंगलसूत्र पहना है और यही इसकी सजा है। अब जब तक मुझे मेरा बदला नहीं मिल जाता तब तक मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगी। ये भी इसी तरह तड़पती रहेगी, सुमन ने कहा। और तभी अचानक से एक फ्लावर वेस उड़ता हुआ आया और सीधा श्रुति के कंधे पर आकर लगा। श्रुति दर्द से तड़प उठी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, अगर तुम अपना बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें श्रुति को छोड़ना पड़ेगा, विशाल ने चिल्लाकर कहा। और श्रुति का उड़ता हुआ शरीर उसी जगह पर रुक गया। वो तुरंत धीरे से नीचे जमीन पर आ गई और गुस्से से विशाल को घूरने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यह है कि हमने आयुष को ढूंढ लिया है और वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर तुम अपना बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें पहले श्रुति को छोड़ना होगा, नहीं तो मैं आयुष को यहाँ पर नहीं आने दूंगा। ये कहते हुए विशाल की आवाज में एक जुनून है। वो अब सुमन से डरकर पीछे नहीं हटने वाला। अगर तुम मेरे बदले के बीच में आए तो मैं तुम्हें भी इसी तरह से तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी। श्रुति के अंदर से सुमन ने चिल्लाते हुए कहा। मुझे अपनी जिंदगी या मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने इस छोटी बच्ची की आत्मा को नहीं छोड़ा तो मैं आयुष को यहाँ पर नहीं आने दूंगा, विशाल ने तेज आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर श्रुति के अंदर छुपी हुई सुमन हवा की रफ्तार से उसके बेहद नजदीक आ गई और उसके बेहद करीब पहुंचकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, मगर तभी अचानक से उसने अपने हाथों को रोक लिया। उसके लंबे लंबे काले नाखून विशाल की आंख से बस कुछ ही दूरी पर है। विशाल! ये देखकर दिव्या की सांसें उसके गले में ही अटक जाती है। विशाल के माथे से भी पसीने की बूंदें टपकने लगती है, मगर वो अब टस से मस नहीं हो रहा। ठीक है, बुलाओ आयुष को, मैं इस लड़की को आजाद कर रही हूँ। इतना कहकर वो विशाल से काफी कदम पीछे चली गई और उसने अपना हाथ अपने गले में पहने हुए मंगलसूत्र की तरफ बढ़ाया। दिव्या और विशाल हैरानी से उसे देखने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब सुमन क्या करने वाली है। तभी देखते ही देखते सुमन ने एक झटके से अपने गले से वो मंगलसूत्र निकाल दिया और अचानक से वो चीखते हुए पूरे कमरे में यहां से वहां भटकने लगी। उसकी चीखों की वजह से कमरे के सारे खिड़की और दरवाजों के कांच टूट टूट कर नीचे जमीन पर गिरने लगे और दिव्या और विशाल ने तुरंत अपने कानों पर हाथ रख लिया। पूरे कमरे में एक अजीब सा धुआं फैल गया और दिव्या और विशाल अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से खांसने लगे। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कुछ देर के बाद जैसे ही वो धुआं वहां से छटने लगा तो उन्होंने देखा कि सुमन अपने हाथ में वो टूटा हुआ मंगलसूत्र पकड़े उसे गौर से देख रही है। वहीं दूसरी तरफ पास ही में श्रुति खड़ी है, जो अपनी मासूम निगाहों से दिव्या और विशाल की तरफ देख रही है। तभी अचानक से वो अपने छोटे छोटे कदमों से भागती हुई कमरे के दूसरे कोने की तरफ चली गई। मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया। वहां पर उसकी छोटी सी गुड़िया रखी हुई है, जिसे देखकर उसके चेहरे की मुस्कान वापस लौट आती है। वो प्यार से खिलखिलाने लगती है और उसका वो प्यारा और मासूम चेहरा देखकर दिव्या और विशाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इतनी प्यारी सी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है।
उस बच्ची को शायद ये भी नहीं पता कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी मौत हो चुकी है। दिव्या धीमे कदमों से उसके पास जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा, अब आपको कैसा लग रहा है? अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा दीदी, लेकिन माँ कहाँ है और पापा? वो यहां वहां ढूंढती हुई अचानक से कमरे से बाहर निकलकर नीचे की तरफ भागने लगती है। दिव्या और विशाल भी उसके पीछे पीछे भागते हुए नीचे आ जाते हैं। नीचे आते ही कुछ ही देर में उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बार बार अपनी मां को पुकारने लगती है। ये सब देखकर दिव्या का दिल टूट जाता है। उसी वक्त अचानक से होटल राजमहल के दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुलने लगते हैं और वहां से एक तेज रोशनी अंदर आने लगती है। दिव्या तुरंत श्रुति के पास जाती है और उसके आंसू पोंछकर उससे कहती है, बेटा, आपको माँ और पापा के पास जाना है ना? श्रुति मासूमियत से रोते रोते हाँ में सर हिलाती है। दिव्या प्यार से उसे समझाते हुए कहती है, आपको वो रोशनी नजर आ रही है? आपके माँ पापा आपको वहीं पर मिलेंगे। जाओ, जल्दी से भाग कर जाओ, वहां वो आपका इंतजार कर रहे हैं। दिव्या उस रोशनी की तरफ इशारा करते हुए श्रुति को वहां जाने के लिए कहती है। श्रुति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि दिव्या उसे वहां जाने के लिए क्यों कह रही है, लेकिन फिर भी अपनी गुड़िया को अपने हाथ में पकड़े भागते हुए दरवाजे की तरफ वो जाने लगती है। उसकी ये हालत देखकर दिव्या और विशाल दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिव्या तुरंत विशाल के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अचानक से श्रुति रुकती है और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर दिव्या और विशाल की तरफ देखती है। बाय दीदी, बाय भैया। वो प्यार से हाथ हिलाते हुए उन दोनों को बाय कहती है और देखते ही देखते उस रोशनी में विलीन हो जाती है। पीछे रह जाते हैं तो सिर्फ रोते हुए दिव्या और विशाल। उन्होंने होटल राजमहल में अब तक बहुत सारी आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी, मगर आज से पहले कभी उनका दिल इतना नहीं टूटा था। शांत हो जाओ दिव्या, अब कम से कम श्रुति इस तरह दर्द में तड़पती तो नहीं रहेगी। अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है, वो अब अपने नए सफर पर निकल जाएगी। विशाल ने दिव्या को संभालते हुए कहा। अभी दोनों संभले भी नहीं हैं कि अचानक होटल राजमहल के दरवाजे धड़ाम की आवाज के साथ खुल जाते हैं। तो क्या होगा कहानी में आगे? अब कौन सी मुसीबत आएगी विशाल और दिव्या के सामने? क्या आयुष होटल राजमहल आएगा? क्या करेगी सुमन की आत्मा अगर आयुष होटल नहीं पहुंचा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल।